हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं अगला भाग परागण। आप सबने देखा होगा कि बहुत सारी सुंदर सुंदर मधुमक्खियां, तितलियां फूलों के पर मंडराती रहती हैं, उनके चारों तरफ घूमती रहती हैं। मान लिया कि फूल सुंदर होते हैं और सुगंधित भी होते हैं, तो क्या इसी वजह से ये मधुमक्खियां, ये तितलियां फूलों के आसपास मंडराती हैं? नहीं बच्चों, इसके पीछे का एक और कारण है। ये वास्तव में फूलों के प्रजनन में मदद करते हैं, फूलों के रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। फूल फूल के जो पौधे होते हैं ना बच्चों, उनमें बीज होते हैं और ये बीज ही एक नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं। तो परागण वो पहला भाग है, पहला हिस्सा है, एक तरह से हम कह सकते हैं। एक ऐसी विधि जो परागकण को चुनने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पराग कणों को चुनने की विधि या प्रक्रिया भी आप कह सकते हैं, परागण कहलाती है। जिसमें हमने पढ़ा था स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है, पुंकेसर नर पार्ट होता है। तो जो नर भाग है, जो पुंकेसर है, वहां से मादा यानी कि स्त्री केसर भाग में पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण प्रक्रिया। बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा है ये पूरा प्रोसेस। इसमें निषेचन की प्रक्रिया इसके बाद शुरू हो जाएगी और उसके बाद भ्रूण और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम एक एक करके अब धीरे धीरे डिस्कस करते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सुंदर सा प्रोसेस है। ये देखिए, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये एक पौधा है जिसमें फूल आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम बड़ा करके देखते हैं तो दो भाग होते हैं। ये मादा हिस्सा है, मादा भाग है, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, और ये नर वाला हिस्सा है जिसे पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, इस पुंकेसर का जो अगला भाग है परागकोश कहलाता है। और इस परागकोश में बच्चों बहुत सारे परागकण होते हैं, नर जनन अंग कह सकते हैं आप। ठीक है, तो पौधे जो है, फूलों वाले पौधों की बेटा हम बात कर रहे हैं। यहां पर फूलों वाले पौधे दो प्रकार की परागण विधि पर निर्भर करते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। स्व और पर परागण। तो जो पहला या प्राथमिक टाइप है, पहले टाइप का जो हिस्सा है, उसको हम स्व परागण कहते हैं, और जो दूसरा हिस्सा या भाग है वो पर परागण कहलाता है। स्वपरागण प्राथमिक और सबसे आसान तरीका है, जिसमें एक ही फूल पर दोनों भाग पाए जाते हैं, मादा भाग भी और नर भाग भी दोनों पाए जाते हैं। उभयलिंगी पुष्प हमने पढ़ा था, उनमें यह होता है। ठीक है, तो जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं और सीधे वर्तिकाग्र में गिर जाएं, तो ये बहुत तेज और आसान तरीका होता है। ठीक है, जिससे आनुवांशिकता की विविधता में कमी आती है। ठीक है, तो स्वपरागण के कुछ फायदे भी हैं बच्चों और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो स्वपरागण बहुत साधारण तरीका है कि एक ही फूल में दोनों हिस्से हैं, एक ही पुष्प में दोनों हिस्से हैं, पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी हिस्सा है। वृद्धि के कारण दोनों भाग पास पास आ जाते हैं और परागकोश से जो परागकण है वो कहां पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र। परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ये वाला हिस्सा जो सबसे ऊपर का भाग है, यहां पर तंतु, और ये नीचे का हिस्सा तंतु था, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और ये ऊपर का हिस्सा परागकोश था। इस परागकोश में बहुत सारे
हजारों की संख्या में आप कह सकते हैं परागकण पाए जाते हैं, और ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार एक आसान तरीका है जिसमें विभिन्नताएं कम आती हैं। तो मैं आपको अब बताता हूं कि क्या फायदा और नुकसान होता है। सबसे पहले एक बात, यह एक सुनिश्चित तरीका है, क्योंकि एक ही फूल में दोनों हिस्से मौजूद हैं। दूसरा, यह परागकणों की बर्बादी को रोकता है, परागकण बर्बाद नहीं होते, ठीक है। लेकिन और तीसरा फायदा, इसमें जाति की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि विभिन्नताएं नहीं आती, जाति की शुद्धता बनी रहती है क्योंकि जीन्स में विविधताएं नहीं आएंगी। चौथा इसका फायदा है बच्चों कि बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता, बाहरी कारकों पर निर्भरता इसकी नहीं होती। अच्छा है, किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है बेटा, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसका क्या नुकसान है। स्वपरागण के नुकसान, क्योंकि इसमें जीन्स का मिश्रण नहीं होता, जीनों का कोई मिश्रण नहीं है, और मिश्रण ना होने की वजह से जो अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा नुकसान यह है कि जीवन शक्ति कम हो जाती है, विभिन्नताएं नहीं होती, जीवन शक्ति भी कम हो जाती है। इसकी तुलना में अगर हम पर परागण की बात करें, जहां पर दो अलग अलग पौधों में दो अलग अलग फूल पाए जाते हैं, या एक ही पौधे पे दो अलग अलग फूलों में नर और मादा हिस्सा पाया जाएगा, स्त्री केसर या पुंकेसर उपस्थित होता है। तो एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, वो एक साधारण और जल्दी होने वाली प्रक्रिया थी, ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि एक फूल के परागकोश से जो परागकण है वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, और इसके लिए बाह्य एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कीट पतंगों की, या हवा की, या जल की, या अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जटिल प्रक्रिया जहां पे दो अलग अलग फूलों में दोनों फूल एक ही पेड़ पर हो सकते हैं, या अलग अलग पेड़ पर भी पाए जा सकते हैं। पर परागण जैविक और अजैविक घटकों पर निर्भर करता है, जैविक और अजैविक घटकों पर निर्भर करता है, और इसी वजह से ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटक में सबसे पहला आता है कीट पतंगे, ठीक है। कीट पतंगों की सहायता से होता है, तो इसको एंटीमोफिली एंटीमोफिली कहा जाता है, ठीक है। कि एक कीट जैसे मधुमक्खी या तितली परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाने का काम करे। दूसरा इसमें हो सकता है कि कुछ जानवरों द्वारा हो सकता है, पहला कीट पतंगों द्वारा, ये भी जानवरों में ही आते हैं वैसे, दूसरा जानवरों द्वारा, तो इसको कहा जाता है जूफिली। जूफिली, जू का मतलब ही होता है एनिमल, जूफिली कहते हैं इसको, ठीक है। ये बीज के फैलाव में भी मदद करते हैं। कुछ पशु हैं जो बीज के फैलाव में मदद करते हैं, कि जैसे एक जानवर किसी पेड़ पर आया, उसने वहां पे खाना शुरू किया, और उसमें जो नर भाग था उसके जो पराग कोष थे उसके शरीर पर चिपक गए। अब वही जीव, वही पशु किसी दूसरे पौधे पर जाता है जहां पर मादा या स्त्री केसर उपस्थित है, और उसके जो परागकण थे वो वहां पर जाकर वर्तिकाग्र पर लग गए, ठीक है।
इस प्रयास में नए पौधों पर, नई जगहों पर नए पौधे मिल जाते हैं, है ना। अब पता नहीं जानवर तो कहां तक लेकर चला जाए उसको। तो ये तो जैविक विधियां होगी, कीट पतंगों द्वारा, जानवरों द्वारा, और इसमें मनुष्य भी मदद करता है, वो लेकिन कृत्रिम हो जाता है ना। अब अगर ये होता है जल द्वारा, अजैविक घटकों की बात करते हैं, अजैविक घटकों में जल आ जाता है और हवा आ जाती है। जल की सहायता से अगर पर परागण होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहते हैं बच्चों उसको। और हवा से होगा तो एनिमोफिली, हवा से एनिमोफिली और जल से हाइड्रोफिली हो जाती है। जो जलीय पौधे हैं जैसे वेलिसनेरिया, उनमें हाइड्रोफिली दिखाई देती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या फायदे या नुकसान होते हैं। तो पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं, है ना। फायदा ही देखते हैं इंसान आज के टाइम पर हर चीज में अपना। तो सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं कि पर परागण के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला इसमें बच्चों आता है कि विभिन्नताएं आती है, जैसा कि हमने देखा था, विभिन्नताएं आ जाती है ना, विभिन्नताएं आ जाती हैं और उसकी वजह से नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। एक लिंगी पौधों में सिर्फ पर परागण के द्वारा ही प्रजनन होता है। अब जो नए बीज बनेंगे वो जीवन शक्ति में भी और बीज शक्ति में भी ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो विभिन्नताएं आ गई, जीवन शक्ति बढ़ गई। तीसरा, बीमारियों से प्रतिरोधकता होती है, बीमारियों से प्रतिरोधकता होती है, ठीक। नई प्रजातियों का विकास होता है, नई प्रजातियां बनती हैं। तो ये कुछ फायदे हो गए पर परागण के। अब नुकसान की बात करी जाए, पर परागण के नुकसान क्या होते हैं। नुकसान, तो सबसे पहली बात बच्चों इसमें हम करते हैं, परागकणों की भारी बर्बादी होती है, परागकणों की बर्बादी होती है। कि मान लीजिए हवा से हो रहा है, एनिमोफिली हो रहा है। अब नर भाग यहां पर है, हवा इधर चली, लेकिन मादा भाग इधर है, तो सारे परागण तो इधर चले गए, कोई काम ही नहीं आया, क्योंकि मादा भाग तो इधर था, दूसरे पौधे पर था, है ना। दूसरा ये हो गया कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय आनुवांशिक पुनर्योजन होता है, आनुवांशिक पुनर्योजन। अब आनुवांशिक प्रयोजन के कारण अवांछित गुण भी कई बार आ जाते हैं नए पौधे में। तो ये कुछ नुकसान भी होते हैं पर परागण के। अब बच्चों हमें पता है स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। अब इन दोनों में अंतर, स्वपरागण और पर परागण में भी कुछ अंतर होंगे। हमने दोनों के लाभ देख लिए, दोनों की हानियां देख ली। अब हम बात करते हैं कि क्या फायदे या नुकसान दोनों में होते हैं, स्वपरागण और पर परागण में। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है स्व परागण, तो इसमें एक तरफ हम लिख लेते हैं स्व परागण और दूसरी तरफ पर परागण। तो ये किसमें होता है स्व परागण, द्विलिंगी में, द्विलिंगी पुष्प में, जबकि पर परागण एक लिंगी पुष्पों में पाया जाता है। दूसरा, नर और मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना जरूरी है, एक साथ मैच्योर होना, परिपक्व होना जरूरी। इसमें ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, अपने अपने समय पर, अलग अलग समय पर वो परिपक्व हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि अगला इसमें क्या फर्क आता है।
तीसरा जो डिफरेंस है, तीसरा जो अंतर है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते ही नहीं, तो ये नुकसान हो गया। कुछ पौधों के पुष्प खुलते ही नहीं है, जैसे मटर में होता है, मटर के पौधे में होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर सभी पुष्प खुलते हैं। अब उसमें बर्ड कंडीशन में होगा वो अलग चीजें हैं। तो जो स्वयं परागण वाले पुष्प हैं वो छोटे होते हैं आकार में, बहुत सुंदर नहीं होते, लेकिन ये बड़े आकार के होते हैं, सामान्यतः सुंदर होते हैं। इसके लिए बाहरी कारकों की, जैविक या अजैविक कारकों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहां पर बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है। इसलिए वो सुंदर होते हैं कि कीट पतंगों को, मधुमक्खियों को, तितलियों को आकर्षित कर सके। तो ये कुछ सामान्य अंतर होते हैं स्वयं परागण और पर परागण में। अब एक शब्द होता है निषेचन। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि परागण को ही वो निषेचन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण नर भाग से, पुंकेसर से मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। जबकि यहां पर नर और मादा युग्मक मिलते हैं, यहां पर प्रोसेस शुरू हुई है, यहां पर मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पर इस क्रिया के अंत में युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। और यहां पर युग्मनज बनते हैं, युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। इसके लिए बाह्य संसाधनों की, क्योंकि पर परागण है तो वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। परागण के बाद पुष्प में कोई आकारिकी के परिवर्तन नहीं आते, लेकिन इसमें निषेचन के बाद पुष्प फल और बीज में बदल जाते हैं। तो निषेचन से पहले की प्रक्रिया को परागण कहते हैं और परागण के बाद की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। किसको? नाम तो आपको याद आ ही गया होगा, यस, बायो नीति, आपका अपना चैनल जहां पर आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझाई जाएगी, बताई जाएगी।